अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने टॉपिक में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस डिस्कस करने से पहले हम ये बात ज़रा कर लें कि मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी। जो भी लाइट एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की 1900 में दी थी इसने, और ये E = mc² हो गया आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट करने के बाद इनका रिलेशनशिप बनाया था मास और एनर्जी का। E = mc², मास और ये लाइट। अब 1913 में नेल बोहर ने इस क्वांटाइजेशन को यूज़ किया इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम में और प्रेडिक्ट किया कि वहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की मौजूद होती है। ठीक है, अब आते हैं डी ब्रॉगली पे। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1923 में वेव पार्टिकल की डुअलिटी को एक्सटेंड किया इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, अब कैसे, उन्होंने एक दलील पेश की जिसमें उन्होंने ये बात की कि कोई सा भी मैटर हो उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और एज वेल एज वेव नेचर भी होता है। तो डी ब्रॉगली का ये कहना था कि ऑल मैटर हैज़ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव नेचर। कोई भी मैटर जिसका पार्टिकल नेचर भी होगा और उसका वेव नेचर भी होगा। ठीक है, ये एक बात कही किसने, डी ब्रॉगली ने, और अपनी हाइपोथेसिस में पेश भी की। डी ब्रॉगली ने मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन दोनों की इक्वेशन को कंबाइन किया और अपनी हाइपोथेसिस पेश की। E = mc² और E = प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो mc² = h/μ। फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई आपकी c/वेवलेंथ के। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ, तो क्या लिखूंगी मैं, mc² = hc/λ। अब ये c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। mc = h/λ। हमें वेवलेंथ चाहिए, तो ये वेवलेंथ कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, और mc कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ = h/mc। ठीक है, अब ये जो mc है, ठीक है, ये बराबर होता है p के, यानी कि p = mc, और कह सकते हैं हम p = mv। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ = h/p। कोई भी पार्टिकल अपना मास रखता है, ठीक है, लेकिन जब उसकी कोई स्पीड होगी, जब वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसके पास वेवलेंथ भी होगी। अब ये वेवलेंथ यहाँ क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है mv के। जितना मास कम होगा उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। अब आप ये इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं अगर किसी बॉल की बात करूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बॉल से। ठीक है, एक बॉल हमारे पास रुकी हुई है, ये मोशन में नहीं है, ये रुकी हुई हालत में। लेकिन अगर मैं इस बॉल को थ्रो करती हूँ, अगर मैं इस बॉल को फेंकती हूँ, तो ये बॉल किसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगी, मूव करेगी, यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जब ये मूव करेगी तो इस बॉल के पीछे आपको एक लाइन नज़र आएगी, एक लाइन नज़र आएगी बॉल की मूवमेंट में। जब आप मैच देखते हैं तो जब बॉल स्विंग होती है, जब ऊपर जाती है, तो आपने देखा होगा कि स्टेडियम में आपको बॉल की एक जो है वो बॉल की एक निशान सा नज़र आता है कि वो निशान छोड़ रहा है। ठीक है, असल में वो होती नहीं है, वो उसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है जो हमें नज़र आती है। बाज़ औक़ात ये वेवलेंथ हमें नज़र आ जाती है और बाज़ औक़ात हमें ये वेवलेंथ नज़र नहीं आती। ये वेवलेंथ बहुत छोटी भी होती है और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको देखा गया है। ठीक है, तो ये हमें ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आएगी। एक मिसाल आप ऐसे भी ले लें कि ये तो मैंने बताया आपको, एक मिसाल दी कि जितना ज़्यादा मास कम हो। ठीक है, ये उसकी मिसाल थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा कम होगा उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। अब अगर मैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करूँ, अगर मैं आपकी मिसाल लेती हूँ या अपनी मिसाल लेती हूँ कि अगर मैं खड़ी हूँ तो खड़े होते वक्त अगर मेरी तस्वीर ली जाए तो वो बिल्कुल सही तस्वीर आएगी। लेकिन अगर मैं भाग रही हूँ और भागते हुए मेरी तस्वीर ली जाए तो क्या होगा कि कैमरे में एक छवि सी आएगी, तस्वीर सही नहीं आएगी, मगर मेरी पीछे क्या नज़र आएगी, वेव, एक वेव नज़र आएगी कि मैं मूवमेंट में हूँ ना, मैं वेलोसिटी के साथ, मैं किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हूँ। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। वो किस तरीके से, यहाँ डायग्राम में देखें, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस।
और इलेक्ट्रॉन जब जितनी ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेव भी नज़र आई। वो कैसे है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वेव है जो डी ब्रोगली ने बताया कि किसी भी मैटर का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस तेज़ी से मूव कर रहा है इसका खुद का पार्टिकल नेचर तो है ही है, लेकिन इसके पास एक वेव नेचर भी है जो इसकी एक वेव को पीछे छोड़ता जा रहा है। ये मूव कर रहा है तो इसके पीछे इसकी वेव रहती ही जा रही है जो कि नज़र आ रही है सब माइक्रोस्कोपिक लेवल में। तो ये तो हो गई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसको डी ब्रोगली ने पेश किया। मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन दोनों की इक्वेशन को कंबाइन करके उसने ये अपनी दलील पेश की कि किसी भी मैटर का पार्टिकल नेचर भी होता है एज वेल एज वेव नेचर भी होता है, यानी कि ये डुअल नेचर है, डुअलिटी। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन की डुअलिटी को बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसकी अपनी एक वेव नेचर भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।